तो अब नेक्स्ट है दोस्तों कि हमने अभी तक 3 पार्ट देख लिए हैं, थर्ड पार्ट तक हमने अभी तक देखा है। अब फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हम एलन वाल्फ ने पिछले 200 वर्षों में पूंजीवाद राज की बदलती प्रकृति को 6 मॉडलों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ये 6 चरण हैं। तो पहला चरण था संचयी राज्य का, ये एक्युमुलेटिव स्टेट था। यह पूंजीवादी औद्योगिकरण का पहला चरण था। इसमें पूंजी के संग्रह व संचय को वैध माना गया, लेकिन यह हस्तक्षेपकारी राज्य नहीं था। ये वही है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इरा, जहां पर मर्केंटिलिज्म ज्यादा फोकस में था। जब ब्रिटिश लोग आए थे भारत में केवल व्यापार करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा पैसा ये पूंजी संचय करना चाह रहे थे व्यापार के माध्यम से। फिर समन्वयकारी राज्य आया, एक हार्मोनियस स्टेट आया। यह दूसरा चरण था पूंजीवादी औद्योगिकरण का। इस चरण में सत्ता पर प्रभुत्व बुर्जुआ का था, पर सर्वहारा की मांगों की ओर ध्यान दिया गया। तो अब ये हार्मोनियस स्टेट काइंड ऑफ थिंग आई। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है, जहां पर बुर्जुआ वर्ग अब यानी कैपिटलिस्ट वर्ग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। लेकिन चूंकि अब यहाँ ये रॉ मटेरियल वगैरह जो कॉलोनी है वहां से प्राप्त कर रहे थे, और ये जो सर्वहारा है उसकी मांगों पर भी ध्यान दे रहे थे। यहाँ पर मार्क्स जैसे थिंकर आ गए थे जो बता रहे थे अगर आपने केवल और केवल पूंजीवादी राज्य का सपना देखा तो सब ढह जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा सर्वहारा की मांगों पर भी ध्यान दिया गया। फिर विस्तारवादी राज्य, एक्सपेंशनिस्ट स्टेट आए। तो तीसरे चरण में पूंजीवादी यूरोपीय राज्यों ने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का प्रसार किया। परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो अब उपनिवेशों के लिए या अपनी कितनी ज़्यादा आप टेरिटरी होल्ड कर रहे हैं उसके लिए संघर्ष होने लगा, जिसका परिणाम वर्ल्ड वार फर्स्ट के रूप में देखने को मिला। फिर फ्रेंचाइज स्टेट यानी शाखा राज्य। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुलवादी संप्रभुता का विकास हुआ। सार्वजनिक शक्ति व संप्रभुता को विभिन्न हित समूहों में विभाजित किया जाने लगा। तो अब यहाँ से प्लूरलिस्ट स्टेट जो लास्ट की बात करता है कि सिंस स्टेट इज फेडरल, सिंस अथॉरिटी इज फेडरल, दैट इज वाई स्टेट इज फेडरल। तो यहाँ पर बहुलवादी संप्रभुता का विकास होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। दोहरा राज्य, डुअल स्टेट। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दोहरा राज्य प्रकट होता है। इसमें एक तरफ सेना, नौकरशाही व गुप्तचर व्यवस्था बरकरार रखी गई, दूसरी तरफ लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए संसदों को मजबूत किया गया। तो यहाँ पर अब नौकरशाही, गुप्तचर व्यवस्था तो साथ साथ चल ही रही है, लेकिन अब संसदों को कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा फ्रंट पे लाया गया। फिर अब पार राष्ट्रीय राज्य हैं, ट्रांसनेशनल स्टेट। तो अब ये ईयू वाली कंडीशन है कि अब आप राष्ट्र राज्य से ऊपर उठ के सोचिए थोड़ा सा। यह नवीन मॉडल है जो 1980 के दशक में आया। यह एलपीजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपज। इन 6 मॉडलों के वर्गीकरण का आधार पूंजीवाद व लोकतंत्र के मध्य के विरोधाभास है। इसी संदर्भ में नव मार्क्सवादी विचारक हैबरमास ने लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट की चर्चा की है कि कैसे पूंजीवादी राज्य में मुट्ठी भर लोगों ने आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन राज्य व्यवस्था द्वारा समानता व कल्याण के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों का दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ तो केवल अडानी और अंबानी का ही पूरे अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो गया है, और राज्य लोक कल्याणकारी होने का दम भर रहा है कि हम लोग कल्याणकारी हैं, हम इतने राशन बांट रहे हैं, इतनी योजनाएं ला रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, एक लेजिटिमेशन क्राइसिस उत्पन्न होती है, वैधता का संकट उत्पन्न होता है कि क्या आपकी सरकार वैध है या नहीं। तो ये बात है। और पूंजीपति जो राज्य है वहां पर ऐसी स्थिति पैदा होती है। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी तो कैसी लाई है, क्योंकि आप फॉलो तो पूंजीवाद कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप पॉलिसी कैसी ला रहे हैं, साम्यवादी पॉलिसी ला रहे हैं या समाजवादी पॉलिसी ला रहे हैं। आप सबको रोटी कपड़ा मकान देने की बात कर रहे हैं, कल्याणकारी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूंजीपतियों की भी एक सीमा होती है कि आपकी जो ये बचकानियां हैं इसको कब तक वो सपोर्ट करेंगे। भाई उनकी भी पूंजीवाद बेसिकली चलता किस पे है, प्रॉफिट पे चलता है, और अगर आपने उनका प्रॉफिट लेके कहीं और लगा दिया तो कब तक आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक ना एक क्राइसिस तो एक ना एक दिन उत्पन्न होगी, और यही वैधता का संकट जो हमने ग्रीस में देखा था, यही है वैधता का संकट कि आप जो पॉलिसियां समाजवादी ला रहे हो और आप फॉलो पूंजीवाद को कर रहे हो, तो संकट तो आएगा ही। समाजवादी राज, सोशलिस्ट स्टेट। तो सोशलिज्म, इसमें समाजवाद है और साम्यवाद, वैज्ञानिक समाजवाद जिसे कहा जाता है, साइंटिफिक सोशलिज्म जिसे कहा जाता है। तो समाजवाद के बहुत सारे रूप हैं सोशलिज्म। एक तो स्वप्नलोकी समाजवाद है, ये यूटोपियन सोशलिज्म है पहला। दूसरा संशोधनवाद या विकासवादी समाजवाद है, तो ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। तो जो यूटोपियन सोशलिज्म है उसके जो
प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो चार्ल्स फूरियर है, सेंट साइमन है और रॉबर्ट ओवेन है। तो इनको स्वयं मार्क्स कहता है कि ये यूटोपियन है। बेसिकली ये क्या बात कर रहे थे? ये पूंजीपतियों के कॉन्शियस को या उनकी अंतरात्मा को जगाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप मजदूरों का हित करिए। हम पूंजीपतियों की आत्मा को जगाएंगे और पूंजीपतियों से ये अनुरोध करेंगे कि वो सर्वहारा वर्ग का कुछ न कुछ भला करे। लेकिन इसको मार्क्स स्वप्नलोकी या यूटोपियन मानता है। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों की जो आत्मा है मर चुकी है, अब उनको केवल डंडे से काम बनेगा, बाकी तो कोई काम बनने वाला है। फिर ये विकासवादी समाजवाद आता है, बर्नस्टाइन का है। तो ये अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं समाजवाद में। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो शासन अल्टीमेटली किसका आएगा? क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो जनसंख्या में ज़्यादा है, तो सरकार किसकी बनेगी? वर्कर्स की ना बनेगी। तो यही बात है कि अगर आप डेमोक्रेसी से भी सोशलिज्म को आप ला सकते हैं। फेबियन बाद, इसमें सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ग्राहम बालाज, एनी बेसेंट, बर्नार्ड शाह और हेराल्ड लास्की जैसे थिंकर आते हैं। ये नेहरू का समाजवाद है। ये नेहरू का समाजवाद है, या नेहरू जी इसी से प्रभावित थे, ये इस समाजवाद से, कि आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ आप मिक्स्ड इकोनॉमी ला के चीज़ों को बदलने का प्रयास करिए। फिर श्रम संघवाद है, ये जॉर्ज सोरेल का है। गिल्ड समाजवाद है, ये GHD कोल का है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, इनको और आगे समझेंगे। फिर एक है साम्यवादी वैज्ञानिक समाजवाद। तो इसमें मार्क्सवाद आता है, इसमें लेनिनवाद आता है, इसमें स्टालिनवाद आता है, इसमें माओवाद आता है, इसमें यूरो साम्यवाद आता है। ये अलग ही इसकी विचारधारा है, अलग ही इसका लेवल है। तो इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाला जो समाजवाद है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर भरोसा किया जाता है। हालांकि यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हिंसात्मक कार्यवाही भी की जाएगी और ये एक प्रकार से उतना डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता है ये वाला समाजवाद, लेकिन फिर भी मोर और लेस ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये जो समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, साम्यवाद है, ये तोड़फोड़ क्रांति पर भरोसा ज़्यादा करता है। एक यूरो साम्यवाद है, इसके जो समर्थक हैं बर्लिगर हैं और कैरिल्लो हैं। समतावाद इगैलिटेरियनिज्म क्या है? तो यह सकारात्मक उदारवाद का समकालीन पक्ष है। वही ये इससे रिलेटेड कौन है? इससे रिलेटेड है जॉन रॉल्स, अमर्त्य डॉर्किन, फिर एरिक रोकोवस्की, जो स्वतंत्रता समानता द्वंद्व में समानता का पक्ष लेता है। तो हमने देखा है कि रॉल्स ने किसका पक्ष लिया? रॉल्स ने बेसिकली लेक्सिकल ऑर्डर बताए हैं और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन उसने समानता को इग्नोर भी नहीं किया है, समानता को महत्वपूर्ण माना था। न्याय, स्वतंत्रता, समानता के तात्विक पक्षों पर, इन सब्सटेंटिव चीज़ों पर आप ये सब्सटेंटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, प्रोसीजरल बस नहीं, आप सब्सटेंटिव जस्टिस दिलाइए। समर्थक है जॉन रॉल्स, अमर्त्य डॉर्किन। समाजवाद तो यह व्यक्तिवाद का उल्टा है। समाजवाद में क्या होता है? इसमें कम्युनिटी की बात की जाती है, इसमें व्यक्ति की बात नहीं की जाती। समता की बजाय समानता पर बल दिया जाता है कि आप समानता लाइए, इक्वलिटी लाइए, ना कि फ्रीडम। फ्रीडम तो हम अचीव कर लेंगे अगर हमारे पास समानता रहेगी, आर्थिक समानता रहेगी और सामाजिक समानता रहेगी, तब संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व पर इसमें बल दिया जाता है। तो कम्युनिटेरियन होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात इसमें की जाती है कि आप कम्युनिटी होल्ड करेगी प्रॉपर्टी को, निजी स्वामित्व नहीं होगा। राज्य की भूमिका पर बल देता है और पूंजीवाद का ये विरोध करता है। तो ये सब रटी रटाई बातें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता के तात्विक पक्ष पर फोकस करता है कि न्याय हो तो ऐसा नहीं कि आप प्रोसेस समान कर दें, कोई प्रोसेस आप समान कर दें और कहें, हाथी को भी कहें और बंदर को भी कहें चढ़ो पेड़ पर, तो कौन चढ़ेगा? बंदर ही तो पहले चढ़ पाएगा। तो प्रोसेस के साथ साथ आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप हाथी को इक्विप्ड करें कि वो भी बंदर के समान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। यही है तात्विक पक्ष। समाजवाद समाज में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके समानता लाने का प्रयास करता है। राजनीतिक की बजाय आर्थिक समानता पर इसका बल होता है। अब हम लोग सबसे पहले यूटोपियन सोशलिज्म को देखेंगे, स्वप्नलोकी समाजवाद। तो ये मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को, मार्क्स क्या कहता है? अपने पूर्व के समाजवादियों को यूटोपियन सोशलिस्ट कहता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि समाज को बदला जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इसे बदला कैसे जाए। मार्क्स ऐसा कहते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि समाज को बदला जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं, इसको कैसे बदला जाए इस पर फोकस करो। आप कॉन्शियसनेस के पूंजीपतियों की आत्मा को अपील करके आप नहीं बदल पाएंगे, आपको काटना ही पड़ेगा उनका हाथ। इसलिए वेबर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, पर गुलाबों के पौधों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। वो बात तो करते हैं कि वर्कर्स को आप समान ट्रीट करिए, वर्कर्स के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटी लाइए,
लेकिन कैसे लाएंगे ये तो आप बातें नहीं बता रहे हैं। समस्या ये है। सेंट साइमन ने इसे न्यू क्रिश्चियनिटी पुस्तक लिखी और फ्रांस की क्रांति में भाग लिया था। चार्ल्स फूरियर, इसने समानता पर आधारित फ्लैक्स बस्तियों की स्थापना का सुझाव दिया। यह फ्रांस में सेंट साइमन का समकालीन था। फिर रॉबर्ट ओवेन, ये यूके का था। इनके बुक का क्या नाम था? सोशल सिस्टम। ये 1821 में आती है, सोशल सिस्टम। रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। इसे ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहा जाता है। ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहा जाता है। इन्हें सहकारिता आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उसका भी पिता कहा जाता है। इसने यूएसए के न्यू मेनार्क शहर में समाजवाद पर आधारित न्यू हार्मनी नामक बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया था। फिर संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तो इसमें जर्मन दार्शनिक एडवर्ड मस्टीन ने 1850 से 1932 मार्क्सवाद की 3 बुनियादी मान्यताओं पर विरोध किया। पहला, वर्ग संघर्ष अब तीव्र नहीं है क्योंकि पूंजीवाद से कामगार वर्ग की हालत बिगड़ी नहीं बल्कि सुधरी है। तो पूंजीवाद से क्या हुआ है? चूंकि पूंजीपति बहुत होशियार थे। इन्होंने क्या किया? पहले तो अपने देश का शोषण किया। अब उन्हें समझ में आ गया कि इनका और ज्यादा शोषण करेंगे तो ये लेके डंडा लाठी मारेंगे हम। तो इन्होंने कहा चलो अब दूसरे बस्तियों में जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो ये भारत जैसे देशों में आए और यहाँ से पैसा वैसा लेके गए और अपनी फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट किया। जब फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट किया तो वहां के जो वर्कर हैं, कामगार हैं, उनकी स्थिति सुधर गई। तो उन्होंने क्रांति का जो विचार है वो त्याग दिया। तो अब वर्ग संघर्ष तीव्र नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष कम हुआ है और कामगारों की जो वर्कर्स की स्थिति है तो सुधरी है, बिगड़ी ज्यादा नहीं। मध्य वर्ग का आकार संकुचित नहीं विस्तृत हुआ है। तो अब कम लोग गरीब हैं, कम लोग अमीर हैं। मध्यम वर्ग में लोग ज्यादा है, ना तो ज्यादा अमीर है ना तो ज्यादा गरीब है। और हमने जब अरस्तु को पढ़ा था तब भी हमने कहा था कि पॉलिटी क्या है? रूल ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में जितने ज्यादा लोग रहेंगे समाज उतना ही स्टेबल रहेगा। उद्योगों का केंद्र नहीं विकेंद्रीकरण हो रहा। अब उद्योगों का केंद्र नहीं हो रहा है, जबकि जो मार्क्स है वो क्या कहता है कि अगर एक जगह कोई कंपनी लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, तो अब दूसरी कंपनी भी वहीं लगेगी और बहुत सारी कंपनियां वहीं लग जाएंगी, तो उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि उद्योगों का भी केंद्रीकरण हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है, असेंबलिंग कहीं हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट किसी और को बेचा जा रहा है। तो अब उद्योग धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज्ड होते जा रहे हैं। इस प्रकार बर्नस्टाइन पूंजीवाद और उदारवाद के निकट पहुंच जाता है जिसका मार्क्सवादी विरोध करते हैं। फेबियनवाद, तो इसका प्रारंभ 1884 में ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना के साथ हुआ। फेबियन शब्द एक प्राचीन रोमन सेनापति क्विंटस फेबियन से लिया गया है, जिसका युद्ध भूमि में मूल मंत्र था उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करना तथा वह क्षण आते ही पूरे वेग से आक्रमण कर देना। तो वेट टिल द राइट मोमेंट एंड व्हेन राइट मोमेंट कम्स यू हिट द हार्ड। मतलब ऐसा है कि लोहे को तब तक आग ताकि जब तक वो पूर्ण तरह से गर्म न हो जाए, और जब लोहा गर्म हो जाए तभी हथौड़ा चलाइए। उस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसे ब्रिटेन का प्रजातांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें साध्य है समाजवाद और साधन है प्रजातंत्र। तो इसमें जो डेमोक्रेसी है ये क्या है? एक टूल है। अब चूंकि यही बात है ना कि अगर वर्कर्स मेजोरिटी में है तो सरकार किसकी बनेगी? देखा है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, तो यही बात है। तो समाजवाद तो आएगा ही, फिर लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। हम कहते हैं थोड़ा बहुत पूंजीपतियों के हितों को भी अगर ध्यान दे दिया जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मेजोरिटी में लोक कल्याणकारी राज्य रहेगा तो उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। मध्यम वर्ग में आज ज्यादा लोग रहेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। क्रमिक तरीके से धीरे धीरे प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना, ना कि क्रांति करके, लठ चला के आप क्रांति करके, खून बहा के आप ये सब करिए। फेबियनवाद मूलतः बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। अब चूंकि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो रेडिकल चेंज कभी पसंद नहीं करते हैं, उनको क्रमिक चेंज या इवोल्यूशनरी चेंज ही पसंद आता है। वो पीस मिल इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं। इन बुद्धिजीवियों का मूल मंत्र था अंत प्रवेश, परमिएशन, यानी प्रचार प्रसार व भाषणों द्वारा मध्यम वर्ग के मन में समाजवाद बैठाना। फेबियनवादियों ने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। इसलिए कहा जाता है कि फेबियनवादियों का मूल प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि जेएस मिल है। इस प्रकार हमने देखा भी था कि जो जेएस मिल हैं ये फेबियनवादों के पिता कहे जाते हैं या फेबियनवादों के परम पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार फेबियनवाद मार्क्सवाद, अमूल परिवर्तनवाद व अनियंत्रित पूंजीवाद का विरोध करता है। एंजल सड़ा गला समाजवाद कहकर इसकी आलोचना करता है। एंजल्स जो मार्क्स के सहयोगी थे, क्या कहते हैं इसको? सड़ा गला समाजवाद, रोटेन सोशलिज्म इसको कहते हैं। कौन? एंजल। फेबियनवाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी का दार्शनिक आधार है। इसके मुखिया हैं सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, अन्य में है
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम बालास, DHD कोल और लास्की। अब श्रम संघवाद यानी सिंडिकलिज्म, ये जॉर्ज सोरेल का है। ये फ्रांसीसी समाजवाद है जो फेबियन वाद का समकालीन है। ये फ्रांसीसी समाजवाद। श्रमाधिपति या श्रमाधित्यवादी श्रमिक संघों, ट्रेड यूनियन व मजदूरों के संघों को समाजवाद की स्थापना व संचालन का आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? जो सिंडिकलिस्ट हैं या सिंडिकलिज्म पर भरोसा करने वाले हैं, समसंघवाद पर, कि आप ट्रेड यूनियन और मजदूरों के संघों को समाजवाद की स्थापना और संचालन का नेतृत्व दे दीजिए। ट्रेड यूनियंस और सिंडिकल ही चलाएंगे कौन? राज्य को। या आम हड़ताल व फैक्ट्रियों में हिंसक तोड़फोड़ के द्वारा सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं। मार्क्स की तरह राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति नहीं करना चाहते। राज्य अपना जो करे तो करे, हमें केवल मजदूरों का हित दे दो, बस बात खत्म। ये राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में सिंडिकेट्स मजदूरों के संघ का स्वामित्व स्वीकार करते हैं, निजी स्वामित्व नहीं। तो मजदूरों का संघ हो ना, सिंडिकेट्स हो, और वो राज्य करें औद्योगिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद रहे, एनार्की रहे। ये औद्योगिक क्षेत्र में सीधी कार्यवाही, हिंसा, तोड़फोड़ व क्रांति का समर्थन करते हैं। फिर गिल्ड सोशलिज्म या श्रेणी समाजवाद, ये GHD कॉल का। तो नेक्स्ट है श्रेणी समाजवाद यानी गिल्ड सोशलिज्म। ये GHD कोल द्वारा दिया गया था। इसका विकास 1915 से 1925 के बीच ब्रिटेन में हुआ था। तो जो गिल्ड सोशलिज्म है, ये व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है, यानी कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन पर यह भरोसा करता है। गिल्ड सोशलिज्म ये औद्योगिकीकरण से पूर्व शिल्पियों और कामगारों की ऐसी शैक्षिक संस्थाएं थी जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने सदस्यों के हितों की देखरेख करती थी। यानी कि सोनारों की गिल्ड, कुम्हारों की गिल्ड्स, सुथारों की गिल्ड्स, तो ये हुआ करती थी। तो प्राचीन काल में हमने देखा था कि इस प्रकार की गिल्ड्स का अनुभव था। जब गुप्त काल में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कि गिल्ड्स जो है तो रहती थी। भारत में भी ये रहती हैं, जो अपने अपने हितों को या एक दबाव समूह की तरह कार्य करती थी। या फॉर एग्जांपल ये ऐसी गिल्ड्स होती करती थी कि फॉर एग्जांपल अगर व्यापार के क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेना है, एक पर्टिकुलर एरिया है व्यापार का, तो पहले उस गिल्ड से बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान है जो व्यापारियों का है, जो कि कोई स्पेसिफिक उत्पाद बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अनाज बेचता है, तो अगर अनाज बेचने या अनाज के संदर्भ में कोई पॉलिसी बनानी है राजा को, तो पहले उस गिल्ड से पूछा जाता था। तो ये गिल्ड का महत्व हुआ करता था। इस प्रकार श्रेणी समाजवादी उद्योगों पर गिल्ड का नियंत्रण चाहते हैं, निजी स्वामित्व नहीं। तो ये गिल्ड का चाहते हैं कि स्वामित्व होना चाहिए। फिर जर्मन समाजवाद थे। जर्मन समाजवाद के प्रणेता कौन थे? फर्डिनेंड ललास। तो इनका मानना था कि पूंजीवाद के विध्वंस के लिए हिंसात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। मजदूरों को लोकतांत्रिक तरीके से विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करना चाहिए। आप डेमोक्रेसी के थ्रू जाइए और विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करिए, क्योंकि आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो आपको बहुमत मिल भी जाएगा। जब सरकार बन जाए तब मजदूर हित व पूंजीपति विरोधी कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाए। कुल मिलाकर ये प्रजातांत्रिक समाजवाद जैसा है, तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसा है, क्योंकि जो सर्वहारा है वो नंबर में सबसे ज्यादा है, तो उसी की सरकार बनेगी। और फिर अपने हिसाब से बिल लाइए, पूंजीपतियों के विरोध में बिल ला दीजिएगा, क्या बात है। राजप्रहरी राज व मोनार्की शब्द का प्रयोग भी 1862 में लालास ने किया था। लॉर्ड वॉचमैन स्टेट का शब्द का प्रयोग 1862 में लालास ने ही किया था। यह मिनिमल स्टेट का पर्याय है। यूरो साम्यवाद, तो इसका समर्थक है इटली का बर्लिगर व स्पेन का कैरिलो। तो ये प्रजातांत्रिक समाजवाद के समानार्थक है। नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन, फिर क्रांति व अधिनायक तत्व की बजाय शांतिपूर्ण उपयोग, बहुदलीय व्यवस्था, श्रमिक संघों की आवश्यकता पर इसका जोर रहा है। यूरो साम्यवाद उदारवादी साम्यवाद का एक रूप है। इसमें मार्क्सवाद को उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें बेसिकली जो मार्क्सवाद है उसको उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है यूरो साम्यवाद में। अब हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले मार्क्सवाद आएगा, साइंटिफिक सोशलिज्म। तो मार्क्स अपने आप को या अपने समाजवाद को साइंटिफिक कहता था, और जो यूटोपियन समाजवाद था इसे ये काइंड ऑफ जो अर्लियर समाजवाद था उसे यूटोपियन बोलता था। ये अर्लियर समाजवाद था उसे यूटोपियन बोलता था, और अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद। अच्छा, हर व्यक्ति अपने आप को वैज्ञानिक सिद्ध करने पे क्यों तुला हुआ है? क्योंकि अगर वैज्ञानिक है
कोई व्यक्ति कह दिया कि मेरा सिद्धांत वैज्ञानिक है, तो उसकी जो मान्यता है, उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो लेजिटिमेसी है वो बढ़ जाती है अपने आप। इसलिए हर व्यक्ति, हर थिंकर अपने आप को वैज्ञानिक दिखाने की कोशिश कर रहा है। हॉब्स भी यही कहता है, मार्क्स भी यही कहता है। तो मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, स्टालिनवाद है और माओवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद बेसिकली ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ मार्क्सिज्म है, जहाँ पर मार्क्स की जो बातें हैं उनको हुबहू लागू करने की, कुछ परिवर्तन के साथ लागू करने की बात की गई है, लेकिन है ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद एंजल ने क्या बोला है, क्रांति के द्वारा पूंजीपति का नाश किया जाएगा, सर्वहारा का अधिनायकत्व आएगा, साम्यवाद की स्थापना होगी। ये सब पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। जब हमने मार्क्स को पढ़ा था तो इसको पढ़ा था तो बहुत समझने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। राज्य पूंजीवादी वर्ग के सर्वमान्य मामलों के प्रबंधन की समिति है, राज्य वर्ग का शोषण यंत्र है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ। फिर लेनिनवाद, तो इसमें लेनिन आते हैं 1870 से 1924 तक। तो इनकी बुक का क्या नाम है, व्हाट इज टू बी डन, ये 1902 में आती है, व्हाट इज टू बी डन। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये 1917 में आती है, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन। रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, उसकी जो क्रांति थी उसका नारा क्या था, रोटी भूमि शांति का नारा था, रोटी भूमि और शांति ये नारा था। तो ये अब मार्क्सवाद में ये परिवर्तन की बातें करते हैं। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करते हैं कि दल में वाद विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता पर अनुशासन कठोर हो। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है वो जो साम्यवादी देश है वहाँ पर सेंटर से आरोपित होगी, इन द सेंस कि जनता के पास निर्णय होगा कि वो छोटे जो मतलब जो ये वाला लीडर, जो टॉप वाला लीडर चुना जाएगा वो एक प्रोसेस के तहत चुना जाएगा। सबसे पहले जो निचले तबके के लीडर हैं वो चुने जाएंगे। जब वो चुने जाएंगे तो वो एक अपने लीडर को निहित करेंगे अपने अपने क्षेत्र से। तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पर आके एक टॉप लीडर को चुनेंगे। तो ये है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की आप सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ डेमोक्रेसी है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप की ओर बढ़ रहे हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं। फिर समाजवाद का सिद्धांत, तो ये इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक भी है किसकी, लेनिन की ये बुक भी है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद है, अर्थात क्रांति पहले औद्योगिक और पूंजीवादी देशों में नहीं बल्कि उपनिवेशों में होगी। क्रांति पहले कहाँ होगी, क्रांति पहले औद्योगिक और पूंजीवादी देशों में नहीं बल्कि उपनिवेशों में होगी। उपनिवेश जैसे भारत जैसे जो उपनिवेश है वहां पर पहले क्रांति होगी, फिर जाके जो क्रांति है कहाँ होगी, औद्योगिक व पूंजीवादी देशों में होगी। और जो इंपीरियलिज्म है वो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है, इन द सेंस कि इंपीरियलिज्म सबसे पहले जो कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उससे क्या हुआ कि लोगों के जो यूरोपियन है या ब्रिटेन के लोग हैं वहां पर पूंजी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई। अब इस पूंजी का उपयोग वो मतलब जितना करना था कर लिए। एक समय के बाद पूंजी में जो आउटपुट आता है वो भी आना बंद हो जाता है अगर आप वही अर्थव्यवस्था में चीजों को लगा रहे हैं। तो अब उनको लगा कि हम बाहर जाके इनको इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए क्या था कि ये उपनिवेश बनाया जाए। तो यही है कि जो कैपिटलिज्म है, द हाईएस्ट, इंपीरियलिज्म क्या है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। जब कैपिटलिज्म अपने पीक पर पहुंच गया तब लोगों ने सोचा अब कहाँ करें इन्वेस्टमेंट, तो फिर उन्होंने कहा चलो इंपीरियलिज्म करते हैं, साम्राज्यवाद करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, दूसरों के घरों में कब्जा करते हैं, उनको मजबूर करते हैं अपना सामान खरीदने के लिए। व्यवसायिक क्रांतिकारियों का हरावल दस्ता यानी वैनगार्ड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये जो मार्क्स है ये बेसिकली जो रिवोल्यूशन है उसको स्वतः स्फूर्ति मानता है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा, कोई इसका नेतृत्व करता नहीं होगा। जबकि जो लेनिन है वो कहता है कि जो मजदूर है उनके अंदर इतनी चेतना नहीं है कि वो स्वतः कोई क्रांति कर सके, इसलिए वैनगार्ड ऑफ रिवोल्यूशन की हमें जरूरत है। तो मजदूरों का नेतृत्व व्यवसायिक बुद्धिजीवी करेंगे, इंटेलिजेंट लोग करेंगे, जो कि इंटेलिजेंट लोग होंगे या वो व्यवसायिक बुद्धिजीवी होंगे। यही मजदूरों में सामाजिक आर्थिक चेतना लाकर क्रांति का नेतृत्व करेंगे। मजदूरों में चेतना स्वतः नहीं आती है, उनको कहीं ना कहीं बाहर से उनको एनर्जी देनी पड़ती है। और विचारधारा का महत्व तो हमने देखा था जब मार्क्स को पढ़ा था, तो वो विचारधारा को, आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस मानता है और कहता है कि विचारधारा ने ही अभी तक जो इतने भर पाप किए हैं तो विचारधारा के कारण ही हो रहे हैं। लेकिन जो लेनिन है वो विचारधारा को महत्वपूर्ण उपकरण मानता है, इसके माध्यम से साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जहां मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा है जिसकी आवश्यकता पूंजीपतियों को है, वहीं लेनिन ने मजदूर वर्ग को विचारधारा की आवश्यकता बताई है जिसे साम्यवादी विचारधारा कहा है। इसको का महत्व, तो मार्क्स जहां मजदूरों की क्रांति पर जोर देता है,
मार्क्स का जो क्रांतिकर्ता समूह है वो सर्वहारा ही था, यानी वर्कर्स ही था। वो किसानों वगैरह को या मजदूर है ना, उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता था। लेकिन जो लेनिन है, अब चूंकि जो रसिया का समाज था तत्कालीन समय में, वो वहां पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो उतनी पीक पर नहीं था, कैपिटलिज्म उतनी पीक पर नहीं था, तो उतने ज्यादा मजदूर थे नहीं। तो उन्होंने, लेनिन ने क्या सोचा कि अब हम कृषकों को भी लाते हैं इस क्रांति में, और फिर क्रांति करेंगे तो ज्यादा, जितने ज्यादा लोग रहेंगे क्रांति की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। तो लेनिन कृषक प्लस मजदूर दोनों को क्रांति में सहायक मानता है। स्टालिनवाद तो एक देश में समाजवाद से इसका तात्पर्य है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म इन वन नेशन स्टालिनवाद। तो जहां मार्क्स दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद स्थापित करना चाहता है, वहीं स्टालिन एक देश में समाजवाद का समर्थक है। वह पहले सोवियत संघ में समाजवाद को मजबूत करना चाहता है। वह साम्यवाद के निर्यात के पक्ष में नहीं है। पहले आप अपना तो घर सुरक्षित कर लीजिए, वहां तो साम्यवाद पूरी तरह से ला लीजिए। यानी अब रसिया है जो सार है, उसमें इतने देश जुड़े हुए हैं, कम से कम वहां पर तो साम्यवाद अच्छे से ला लीजिए। आप इसका निर्यात तब करिए जब आपके पास लबालब हो, पहले आप अपने घर को संभालिए। माओ से माओवाद जुड़ा हुआ है, माओइज्म। ये किसी पुस्तक क्या नाम है, ऑन कंट्राडिक्शन। ये 1949 में चीनी क्रांति के महत्वपूर्ण नेता थे। का मानना था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ ऐसा बोलते हैं। फिर नव लोकतंत्र का सिद्धांत, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। सैकड़ों फूल एक साथ खिलने दो, लेट द थाउजेंड फ्लावर ब्लूम टुगेदर। ये इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। जब माओ को पढ़ेंगे एज ए थिंकर तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, बस इसको याद किए रहिएगा। माओ ने ऐसा बोला था। क्रांति व शासन संचालन में मजदूरों के अलावा किसानों और छोटे बुर्जुआ का भी सहयोग। अब चूंकि जो चीनी समाज था वहां पर तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ही नहीं, तो अब यहाँ पर आप मजदूर तो ठीक है, थोड़ा बहुत मजदूर रहे होंगे पर इतने भी ज्यादा नहीं थे। पर अब आप यहाँ पर किसानों को लेंगे और छोटे बुर्जुआ यानी छोटे कैपिटलिस्टों को भी आप यहाँ पर लेंगे, उनको सब्जबाग दिखाएंगे, उनको सपने दिखाएंगे, हसीन सपने की चलो क्रांति होगी तो उनको फायदा होगा। परमानेंट रिवोल्यूशन, निरंतर क्रांति का सिद्धांत। तो किसी न किसी क्षेत्र में द्वंद्व बने रहते हैं, अतः निरंतर क्रांति की आवश्यकता पड़ती रहती है। चाहे धार्मिक क्षेत्र में अगर संघर्ष समाप्त हो गया है तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में द्वंद्व चलता ही रहेगा, इसलिए निरंतर क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी। समाजवाद की आलोचना, तो कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में बुक आती है, में प्लेटो, हेगेल व मार्क्स को समाज का दुश्मन बताया। पॉपर के अनुसार मार्क्सवाद लोकतंत्र व स्वतंत्रता का दोनों का दुश्मन है। उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, अमूल क्रांतिकारी परिवर्तनों की बजाय खंडशः परिवर्तन, पीस मिल इंजीनियरिंग का समर्थक है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल पॉपर है। कार्ल मार्क्स तो रेडिकल चेंज की बात करता है ना, आप ब्लड से क्रांति कर दीजिए सीधे। लेकिन जो कार्ल पॉपर है वो पीस मिल इंजीनियरिंग की बात करता है कि आप पहले छोटे छोटे खंडशः परिवर्तन कीजिए। अगर आपको एक कमरे को चेंज करना है, डिजाइन उसका अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कमरे को मत खत्म करिए, पहले उसकी लाइट बदल के देखिए, उसका आप खिड़की बदल के देखिए, कुछ अन्य चीजें बदल के देखिए। एक साथ ही अगर आप मकान को ढहा देंगे तो फिर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप। तो यही बात है कि आप पहले छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए। क्योंकि इसको वापस लेना आसान रहता है। लेकिन अगर आपने रेडिकल चेंज कर दिया तो फिर आप घर को ढहा ही दिया तो क्या ही कर सकते हैं आप। विस्तार में सर्वहारा की तानाशाही, दरअसल सर्वहारा पर तानाशाही थी। बाकुनिन ऐसा बोलता है कि विस्तार में जो सर्वहारा की तानाशाही थी, ये सर्वहारा पर ही तानाशाही थी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बन गई और वो सर्वहारा पर तानाशाही करने लगी, क्योंकि होना उल्टा था। साटोरी ने मार्क्सवाद को फैंटम विकल्प कहा है। इसका अर्थ है समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो सिर के अनुसार अपना आकार बदल देती है। ये CEM जोड कहते हैं कि मार्क्सवाद इज अ हैट विच चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू इट्स बियरर। समाजवाद उस ग्रेड की तरह है जो वर्तमान के अनुसार रंग बदलता है। ये रेमजे म्योर कहते हैं कि समाजवाद उस ग्रेड की तरह है जो वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। तो इसमें HS क्रॉसमैन, इनकी पुस्तक का नाम है सोशलिज्म एंड न्यू डिस्पोटिज्म, 1958 में आती है। सोशलिज्म एंड न्यू डिस्पोटिज्म। समाजवादी राज्य सोशलिस्ट राज्य की तीन मतलब क्षेत्र बताते हैं, या तीन वो बताते हैं। ये तो सोवियत संघ है। इसकी विशेषता क्या है? ये राज्य पूंजीवाद व राज्य बुर्जुआ की ये बातें करता है। स्टेट कैपिटलिज्म और स्टेट जो बुर्जुआ है उनको समाप्त करने की बात करता है। यहाँ पर एक न्यू क्लास का उदय होगा, दैट इज सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा की तानाशाही।
सर्वहारा का अधिनायकवाद की बजाय सर्वहारा पर अधिनायकवाद बाकुनिन इसकी आलोचना करता है। फिर एक दलीय प्रभुत्व होगा तो चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, रसिया में भी पुतिन की पार्टी है, तो यहाँ पर एक दलीय प्रभुत्व रहता है। स्टालिन का राज लुप्त नहीं होने के दावे से संबंधित एक देश में समाजवाद, तो स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की बात कही है और कहा है कि राज्य लुप्त नहीं होगा बल्कि एक देश में समाजवाद लाया जाएगा। तो सर्वहारा का अधिनायकवाद ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाकुनिन क्या कहता है कि ये सर्वहारा पर ही अल्टीमेटली अधिनायकवाद हो जाता है। पूर्वी यूरोप थर्ड वर्ल्ड के जो ये देश हैं उनकी बात की जा रही है। थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं, पूर्वी यूरोप ये थर्ड वर्ल्ड के देश हैं। जनवादी लोकतंत्र का विकास हुआ है, यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल चाइना। यह संक्रमणकालीन स्वरूप होगा, बाद में सर्वहारा की तानाशाही आएगी। सैटेलाइट देश बने पहले हुशार के तथा ब्रेजनेव का सीमित संप्रभुता का दावा। 1980 के दशक में पोलैंड में सोलिडेरिटी आंदोलन व साम्यवादी व्यवस्था के बिखराव की शुरुआत हुई। यह जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। फिर चीन में माओ के नेतृत्व में 1949 में लोकतांत्रिक क्रांति हुई। हालांकि लोकतांत्रिक कुछ नहीं थी, ये सब दिखावा है, पर ठीक है। नव लोकतंत्र की स्थापना जिसमें 4 वर्गों का सहयोग होगा, किसान होंगे, मजदूर होंगे, छोटे बुर्जुआ होंगे और राष्ट्रवादी बुर्जुआ होंगे। राज्य की पूर्ण समाप्ति नहीं बल्कि निरंतर क्रांति होगी। 1978 में डेंग जाओपिंग द्वारा ओपन डोर पॉलिसी, बाजारवादी समाजवाद का उपयोग किया गया और नव लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये बात करते हैं।